बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मिस्टर जैसे याहिया अफरीदी ने सैटरडे को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे अहकामात जारी किए, कुछ ऐसे इकदाम किए जिससे ये लग रहा है कि याहिया अफरीदी साहब बड़े डाढ़े चीफ जस्टिस होंगे। कोई दीद लिहाज नहीं, पुराने यार, पुरानी फर्में और 11 बजे जाने वाले जज जनाब 11 बजे काम बंद। उन्होंने कह दिया है, वादे तौर पे ये पैगाम दे दिया है अपने इक़दामात से कि भाई साहब पैसे लेते हैं तो काम भी करना पड़ेगा। और फिर जो यूट्यूबर थे बेलगाम हो चुके हुए थे, उनको लगाम डालने का बंदोबस्त भी हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर उनके सहूलतकार थे उनको भी वार्निंग जारी कर दी गई है। और हलबरदारी की तकरीब में जब आसम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी वालदा मोहतरमा को मुबारकबाद देने गए हैं, तो उन्होंने, उनकी वालदा ने किस बात पे फख्र का इजहार किया है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब के 27वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू हो गया है। इस वक्त वैसे सुप्रीम कोर्ट में सीनियर 3 जज जो है याहिया अफरीदी के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें तो सैयद मंसूर अली शाह साहब और फिर उसके बाद मुनीब अख्तर साहब। क्या सदर मुमलकत जो है उनके पास ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तब्दील कर सकते हैं? ये बड़ी दिलचस्प सूरत है। तो मैंने एक रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ बात की, तो उन्होंने जो मुझे बताया वो आगे जाकर बताता हूँ। बहरहाल 27वीं आईनी तरमीम पे बात कर लेते हैं कि पहुंचे हैं जनाब लाहौर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के वफद के साथ उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से। और इस मौके पे वज़ीर कानून जो है आज़म तारड़ साहब, उन्हें भी कहा गया था जनाब आपने इस मीटिंग में आना है। तो मुस्लिम लीग के लोग भी थे और पीपल्स पार्टी के लोग भी थे। अब जो खबरें आई हैं, खबरें ये है कि जनाब जो 26वीं आईनी तरमीम में कुछ अबहाम है, एक तो वो अबहाम दूर किए जाएंगे और ऐसे मामला जिन पर तकरीबन इत्फाक राय हो गया था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में उन्हें शामिल नहीं किया जा सका था। वो क्या मामला है और नई तरमीम क्या आ सकती है? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी कोई तरमीम आ सकती है? अदलिया से मुतल्लिक क्या कानूनी इस्लाहत, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें भी कोई तरमीम जो है वो ज़ेरे गौर है। अच्छा, अब इजलास के हवाले से एक बात जो बड़ी दिलचस्प लगी है मुझे, जो ज़राए से हम तक खबर पहुंची है कि वहां हलफ बर्दारी के बाद यानी याहिया अफरीदी साहब के चार्ज संभालने के बाद बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मामलात का जायजा लिया गया। यानी कि देखा गया होगा ना कि जनाब अब याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो किस सिमत लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, और फिर जो बेंचेस हैं आईनी बेंचेस, उसकी तश्कील का क्या मामला होगा, क्या मामला होंगे। वैसे तो जो आईनी तरमीम है उसके तहत यही है कि जो जुडिशल कमीशन है वो बैठेगा और जो आईनी बेंच है उसके जजों की तादाद का तयन करेगा और फिर बेंचों के अरकान जो हैं उनको नामजद करेगा। तो इसमें ये पाबंदी तो है ही नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब जो हैं या आयशा मलिक साहब या शाद अबीद साहब या तरमीला साहब ये आईनी बेंचों में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल जो मेरी इतला है, जो हुकूमत जो है वो मुतमईन है इस हवाले से कि जुडिशल कमीशन के इजलास में कम अज कम 7 अरकान, पहला इजलास जो होगा ना 12 रुकनी होगा ना, तो वो कहते हैं जब 7 से जायद लोग जो हैं वो हमारे मौक़िफ़ की तईद करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर साहब जो इनका आईनी बेंचों में आना जो है वो नामुमकिनात में से है, वो ये कह रहे हैं, उनका ये ख्याल है। बहरहाल इजलास होगा और जुडिशल कमीशन जो है मुकम्मल होगा तो तब फिर इस पर बात की जा सकती है। और दूसरा जो उसमें एक अबहाम है 26वीं आईनी तरमीम में, मैंने भी उसका जिक्र किया था कि जो जजों के चीफ जस्टिस के तकर्रर का मामला है कि 3 सीनियर 3 जज होंगे, उनमें से एक को नामजद करेगी खसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी जो 12 रुकनी है। तो उन्होंने याहिया अफरीदी साहब का जो है वो ज़ाहिर नामजद किया और फिर उन्होंने हलफ भी उठा लिया। तो उसमें दूसरी जो उसमें शिक है या झैली शिक कह लें, उसमें यह कहा गया है कि अगर नामजद चीफ जस्टिस ये हुदा कबूल ना करें तो फिर जो बाकी 2 रह जाएं सीनियर 3, अब की सूरत हाल में मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, तो उनमें से किसी एक को नामजद किया जाएगा। तो फिर मैंने ये कहा था ये जनाब एक लाहासिल मशक होगी, इसका फायदा कोई नहीं होगा। उसके आगे जाके फिर लिखा हुआ है कि अगर
दूसरी मरतबा जिस शख्स को नामजद करती है जज को, वो भी अगर इनकार कर देता है वो ओहदा कबूल करने से, तो फिर जो चौथे नंबर पे सीनियर तरीन बंदा होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। मौजूदा हालात में अमीनुद्दीन साहब, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। लेकिन जो आइन में तरमीम होती हैं, जो आइनी आर्टिकल्स होते हैं, वो मुस्तकिल होते हैं, वो ख़ास हालात के लिए नहीं होते। उनके तहत मुस्तकिल में भी काम होने होते हैं, इक़दामात होने होते हैं, फैसले होने होते हैं। तो इसलिए मेरी इत्तला के मुताबिक ये इब्हाम जो है ये दूर किया जा रहा है। दूसरी जो उसमें शिक है ना कि जनाब अगर नामजद चीफ जस्टिस इनकार कर दे तो बाकी जो 2 रह जाएं तो उनमें से किसी एक को नामजद किया जाएगा। ये शिक जो है, ये हिस्सा जो है आर्टिकल का, ये खत्म किया जा रहा है। और दूसरा, सियासतदानों ने तो जो करना था कर लिया, लेकिन एक और आर्टिकल है 243 243, जिसके हवाले से जब ये मसवदा आया था तो उसमें मैंने बात की थी कि उसमें कुछ फौजी कवानीन जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया आइनी, कि जनाब उनमें सादा अक्सरियत के साथ तरमीम नहीं हो सकेगी। तो ये जो तरमीम की गई है 26वीं, उसकी 27 छिक्के हैं, यानी 27 मुख्तलिफ जो है वो आइन में तरमीम की गई हैं। लेकिन ये वाली जो है 243 वाली, ये रह गई है। इसमें ये कि शेड्यूल 8 बनना है आइन का, ये इस पे दोबारा वो जिन लोगों ने ये इंतजाम करके दिया था ना आइनी तरमीम का, तो वो खुश नहीं है कि जनाब ये जो 243 जो है उस पर आपने जो तरमीम तजवीज़ की गई थी, आप ही लोगों की तरफ से तजवीज़ की गई थी, उसमें अमल क्यों नहीं हुआ। उसमें एक तो ये है कि हमारा जो आर्मी एक्ट है वो मैं तफसील बता चुका हूँ कि कौन कौन सी हैं, और दूसरा जो एयरफोर्स एक्ट है, और जो नेवी का ऑर्डिनेंस है मित्तल का, और उसमें जो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र है वो 64 साल मुकर्रर की गई है, और टेन्योर जो है उसका वो मुकर्रर किया गया है 3 साल का, और 3 साल बाद उनको मजीद एक्सटेंशन मिल सकती है, जिसके लिए बहुत कोशिश की बाजवा साहब ने। तो वो फिर जब उनकी जो टेन्योर है उसको उनकी उम्र के साथ, रिटायरमेंट की उम्र के साथ जो है वो लिंक किया गया है कि टेन्योर जो है या एक्सटेंशन जो है वो होगी तो 3 साल के लिए, लेकिन अगर वो उससे पहले रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें रिटायर होना होगा। ये एक कानून है। तो इस कानून को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की जो है ये शनीद है कि जनाब इसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वैसे मेरा ख्याल कि इसको एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्मी एक्ट में कुछ और चीज़ें भी हैं जिन पर मौलाना साहब जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं। और फिर ये जो इनकी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म की, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि आज 28 अक्टूबर को इनकी जो लीगल टीमें हैं, दोनों तरफ से जो कानूनी माहिरीन हैं, वो बैठेंगे और इन चीज़ों का जायज़ा लेंगे। और फिर एमकेएम के साथ इन्होंने वादा किया था मकामी हुकूमतों का कि जो मकामी हुकूमतें होंगी उनको फंड्स जो सूबों को जाएंगे वो मकामी हुकूमतों को तफवीज़ किए जाएंगे। आइन में जो प्रोविज़न है, जो आर्टिकल है ये मकामी हुकूमतों का, तो उसके तहत, और ये ज़रूरी है, मुकामी हुकूमतों का बनना ज़रूरी है आइन के तहत, तो वो कहते हैं कि जनाब इसमें दर्जे भी इजाफा कर दें, तो उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लक जो आइन का आर्टिकल है 209, उसमें भी पता चला है कि तरमीम जो है वो ज़ेरे गौर है। इस वक्त जो तश्कील है उसकी, उसके मुताबिक चीफ जस्टिस होंगे उसके मेंबर, और 2 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज, उनमें मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब वो होंगे। और फिर जो 5 हाई कोर्ट्स हैं उनके जो सीनियर तरीन यानी चीफ जस्टिस साहबान में से, इन 5 में से जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होंगे 2, वो इस कौंसिल का हिस्सा होंगे। अब ये पता चला है कि 2 सीनियर तरीन जजों की बजाय उसमें एक तो सीनियर तरीन जज रहेंगे, और दूसरा उसमें जो आइनी बेंच बनेगा उसके जो सीनियर तरीन जज होंगे वो अब जो कौंसिल बनेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसका हिस्सा होंगे। इसी तरह जो सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज पहले थे, फिर ऑर्डिनेंस की तरमीम करके ये किया गया कि जनाब एक सीनियर तरीन जज होगा चीफ जस्टिस के साथ उस कमेटी में, और एक वो साहब होंगे जिन्हें नामजद करेंगे चीफ जस्टिस। तो इस पर मंसूर अली शाह साहब ने रोड़ा छोला डाला था। बहरहाल इन्होंने, याहिया अफरीदी साहब ने, जो मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा था, तो उन्होंने वो पुराने वाली कमेटी जो है, तो मोइनुद्दीन साहब जो है उनको निकाल के दोबारा मुनीब अख्तर साहब को
शामिल कर ली है उसमें। तो अब ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें भी मुख्तलिफ तरामीम जो है वो ज़ेरे गौर है, और जो कमेटी है उसमें एक सीनियर तरीन जज और दूसरे आईनी अदालत के जो सीनियर तरीन जज होंगे वो शामिल हो सकते हैं। अब जो मैंने बात की है कि जनाब क्या सदर मुमलिकत इनकी सीनियरिटी जो है, सीनियरिटी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की, वो तब्दील कर सकते हैं। अब देखें जो है ना आइन का आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें लिखा हुआ है कि एक चीफ जस्टिस और 2 नेक्स्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट में पता पड़ सकता है कि जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है उसके मुताबिक तो सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह साहब है और उसके बाद मुनीब अख्तर साहब है, और वो जो माजी में रवायत रही है अगर कोई जजेस जो है वो सुपरसीड भी हो जाते थे तो वो उनकी सीनियरिटी उसी तरह रहती थी, चीफ जस्टिस पहले नंबर पे आ जाते थे और बाकी सीनियरिटी उसी तरह आ जाती थी। लेकिन सदर मुमलिकत के पास एक इख्तियार है कि वो इनकी सीनियरिटी जो है वो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रीजनिंग देना होगी, वजूहात बयान करके। अगर कोई दरखास्त जाती है सदर के पास कोई अर्जदार, ये मुतलका लोग ही दे सकते हैं, गैर मुतलका लोग जो है वो दरखास्त नहीं दे सकते। तो सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि शिनवाइद का मौका देके फ्री कैन को, तो वो उसमें तरमीम जो है वो कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है इसमें, वो कहेंगे अब यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट सीनियर जजेस, और जिस दिन हलफ नहीं उठाया था उस वक्त तक जो नेक्स्ट सीनियर जजेस थे वो तो अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मुंदोखेल साहब थे अफरीदी के बाद। तो ये 2 सबान जो है ये जुडिशल कमीशन में शामिल, सॉरी जुडिशल काउंसिल में शामिल नहीं हो सकते। तो मेरी एक रिटायर्ड जज से बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल सदर के पास इख्तियार है, लेकिन उसकी वजूहात उनके पास होनी चाहिए, ऐसे नहीं हवा में वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे एक मिसाल दी कि जब ये फल्क शेर साहब लाहौर हाई कोर्ट से गए ना, सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, इन्होंने उस वक्त परवेज मुशर्रफ जो सदर थे उनको एक दरखास्त अर्जदाश्त पेश की थी कि जनाब हमारी सीनियरिटी का तयन जो है वो हाई कोर्ट से किया जाए। वो हाई कोर्ट से अगर किया जाए तो बड़ा तवील अरसा उन्होंने हाई कोर्ट में गुजारा है, अगर वहां से सीनियरिटी का तयन किया जाए तो फिर वो सीनियर तरीन जज बनते थे। और फिर जब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वर्दी में इलेक्शन लड़ने के खिलाफ दरखास्तें आई, केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने ये महसूस कर लिया कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो है उनकी अदालत मुझे इस हवाले से कोई रिलीफ नहीं देने वाली। तो मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने फिर फल्क शेर साहब को बुलाया, उन्होंने जब आपकी एक दरखास्त पड़ी हुई है मेरे पास, अगर आप ये मुझे यकीन दहानी करवा दें कि मुझे वर्दी में लड़ने की इलेक्शन इजाजत दे दी जाएगी तो मैं सीनियरिटी लिस्ट तब्दील कर देता हूँ, जो मेरा इख्तियार है, आपको सीनियर तरीन जज जो है वो करार दे देता हूँ, और फिर कोई ऐसी जुगाड़ कर लेंगे कि आपको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा। लेकिन फल्क शेर साहब जो है उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं किया था। अगर ऐसा कोई कानून मौजूद है जो फल्क शेर साहब इस्तेमाल करना चाह रहे थे या सदर के पास कोई इख्तियार ऐसा मौजूद है तो वो इख्तियार जो है अब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर हर बरदारी की तकरीब में आसम मुनीर साहब से बात करते हुए उनकी वालदा ने किस बात पे फख्र का इजहार किया, तो जब वो मुबारकबाद देने गए तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए और हमारे कबीले के लिए ये फख्र की बात है कि याहिया अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए और उन्होंने हलफ उठा लिया। ये जो मैंने बात की थी ना, मैंने कहा था जनाब जो बंदा अपने नस्ब को याद रखता है, अजदाद को याद रखता है, वो कभी ऐसी कोशिश नहीं करता जिससे उनके कबीले की, नस्ब की, अजदाद की, असलाफ की जो है उन पे हर्फ आए, उनकी तरबियत में हर्फ आए। और उनकी वालदा ने भी जो जिक्र किया है अपने कबीले का उन्होंने जिक्र किया है कि जनाब हमारे कबीले के लिए भी ये फख्र की बात है। तो उस पर जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा जनाब ये हमारे लिए भी यानी फौज के लिए भी फख्र की बात है। उन्होंने कहा जनाब जो आपके शौहर थे वो बड़े मुमताज फौजी अफसर थे और उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है आज़ादी शमशीर वो हासिल की हुई है। अच्छा, ना सिर्फ आज़ादी शमशीर हासिल की हुई है बल्कि जो नॉर्मन गोल्ड मेडल है वो भी उन्होंने जीता हुआ है। अगर नॉर्मन गोल्ड मेडल उन्होंने जीता हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो इंग्लैंड में जो
एकेडमी है, आर्मी एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी, वहां भी उन्होंने तालीम जो है वो हासिल की हुई है। यहाँ से जो बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं ना इन एकेडमीज के, वहां उनको भेजा जाता है तरबियत के लिए। यानी ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे इनके वालिद साहब, और इनके वालिद साहब उमर आफरीदी उनका नाम है। और मेरा ख्याल है कि मार्च 2021 में उनका इंतकाल हुआ था। मेरे ख्याल चीफ जस्टिस दिलदार साहब वो भी इनके जनाजे पे, सारे जजेस गए थे जनाजे पे। तो वो जो उमर आफरीदी साहब हैं, उन्होंने जनाब जो कमीशन हासिल किया था फौज में, और जो 9th PMA कोर्स है उसके वो स्टूडेंट थे। और उन्होंने 1954 में वो वहां से कोर्स मुकम्मल करने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट मुकर्रर हो गए, और फिर 1960 में वो जब कैप्टन हो गए तो फिर उन्होंने सिविल सर्विस जो है वो ज्वाइन कर ली। वो सिविल सर्विस में लाहौर में भी रहे हुए हैं। लाहौर में 80 की दहाई में वो लाहौर के कमिश्नर थे उमर आफरीदी साहब, जो याही आफरीदी के वालिद हैं। और उसके बाद उनकी प्रमोशन होगी 21वें ग्रेड में, और वो जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लग गए जाके, और वो इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहे बलूचिस्तान के, और फिर चीफ सेक्रेटरी भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के, और सेक्रेटरी दाखिला होम सेक्रेटरी भी वहाँ रहे। बड़ा बा असर अफसर होता है जो होम सेक्रेटरी होता है। और फिर वो रिटायरमेंट के बाद जब निगरान हुकूमत आई 1994 में वो जो रिटायर हुए, उस वक्त वो जो फरूक लगारी साहब थे हमारे सदर, उनके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह लें, उनके सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के तौर पे वो काम कर रहे थे। और 1994 में वो इस ओहदा से रिटायर हुए थे। और फिर जब मुराद खालिद साहब की निगरान हुकूमत थी, तो उस निगरान हुकूमत में ये उमर आफरीदी साहब जो है ये वजीर दाखिला थे पाकिस्तान के, वफाकी वजीर दाखिला के तौर पे इन्होंने काम किया हो। जो मैं कह रहा हूँ जनाब कि फैमिली पे ये बड़े प्राउड है। जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें इब्तिदा में ही ये बता रहे हैं कि इनका ताल्लुक जो है अफरीदी कबीले से है, और अफरीदी कबीले की एक शाख है आदम खेल, उससे इनका ताल्लुक है। तो बहरहाल मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ कि जो शख्स, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, फिर अर्ज कर रहा हूँ, और उम्मीद भी ये करता हूँ कि जो शख्स अपनी फैमिली का जिक्र फख्र के साथ करता है ना, वो कोई ऐसा काम नहीं करता, दीदा दनिस्त ऐसा काम नहीं करता। हो जाए गलती तो हो जाए, लेकिन दीदा दनिस्त ऐसा काम नहीं करता कि उनकी फैमिली के लिए वो इकदाम जो है वो बायसे शर्म हो। और दूसरी जो मैंने बात की है कि जनाब दीद लिहाज नहीं होगा किसी का भी इनके साथ। जो ला फर्म इन्होंने बनाई थी उसमें जजेस थे, जो भी मामला था, मंसूर अली शाह साहब थे, अतरमुल्ला साहब थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दीद लिहाज वाला काम होगा। जो आइन और कानून कहता है वो काम करेंगे। और इन्होंने जो मैंने कहा ना वाज़े पैगाम एक दे दिया है अपने इकदाम से कि भाई साहब 11 बजे जो है ना वक्फे के बाद, यानी अद्धी छुट्टी सारी, वो काम नहीं होना जैसे मुनीब अख्तर साहब किया करते थे। इन्होंने ये कह दिया जब पैसे लेते हैं तो फिर काम भी पूरा करना होगा। अब इन्होंने इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई है। ये हमारे जो पीछे काजी साहब थे उनके दौर में, जो उससे पहले हमारी अदलिया थी 130वें नंबर पे थी, अब जो लेटेस्ट रेटिंग आई है तो उसमें एक दर्जा जो बेहतरी आई है, अब 129वें नंबर पे हम आ गए हैं। तो बहरहाल मुझे जो लग रहा है कि ये हमारी जो दर्जाबंदी में बेहतरी आती जाएगी, याही आफरीदी जैसे लोग अगर आते गए तो ठीक है ना। एक तो उन्होंने ये किया है कि फुल कोर्ट का इजलास तलब कर लिया 28 तारीख को 1 बजे यानी आज। तो इसके लिए जो मंसूर अली शाह साहब वो मुल्क से बाहर हैं, उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए। इस हफ्ते के जो बेंचेज हैं और रोस्टर है उसमें वो शामिल नहीं है, तो वो उन्होंने अगले हफ्ते जो है वो आना है। वो 2-3 दिन इंतजार किया जा सकता है, तो सीनियर तरीन जज का वो नहीं किया गया। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को बुला लिया गया है। उसमें कोई रूल्स वगैरह के मामला आते हैं, दीगर मामला आते हैं, कोई 1-2 पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई जाली डिग्रियों वाला मामला है, कुछ इस तरह की बातें शातें पड़ी हुई है वहाँ पे। और फिर उन्होंने जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज है ना, उनका भी 7 नवंबर को इजलास बुला लिया है। ये तमाम 9 मई वाले मुकदमात, ये वो वाले जो भी हैं, सारे दहशतगर्दी की, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं। और जो मैं कहूँ 11 बजे छुट्टी नहीं होनी भाई जी, हम कम करना पूरा।
अब इन्होंने जो बेंच तश्कील दिए हैं वो मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि तमाम जजों को बराबर तादाद में केस दे दिए गए हैं, हर बेंच में बराबर। एक दो बेंचों में फर्क है, वो फर्क क्यों है वो मैं अर्ज कर देता हूं। ये 7 बेंच बने हैं और पहला बेंच जो है ये इनकी अपनी सरबराही में है और इनके साथ जो शाहद बिलाल हसन साहब हैं वो दूसरे रुकन है। तो ये जनाब 28 तारीख से 31 तारीख तक जुमेरात तक रोजाना 30 मुकदमात की, रोजाना 30 मुकदमात जो है उनकी समाअत करेंगे और 1 नवंबर को 20 केस जो है वो इनके पास लगेंगे। जुम्मा वो यकम को 20 क्यों होंगे, क्योंकि उस दिन जुमा है और जुमे को जो काम है वो जो अदालती काम है, जो औकात कार है, वो रूटीन से जरा कम है, तो इसलिए इन्होंने 20 रखे हैं। और दूसरा बेंच है मुनीब अख्तर साहब और रतन मिल्ला साहब, वो भी 30 मुकदमात सारे दिन 31 तक और यकम को 20, और उसके बाद अमीनुद्दीन और जो इरफान सादत साहब हैं उनका वो भी 30 और 20, यानी जुमे वाले दिन 20, बाकी सारे 30 दिन। अच्छा, अगला बेंच जो है ना वो है जमाल खान मंदोखेल साहब, मुसर्रत हलाली साहबा और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब। इसमें मुकदमात की तादाद कम है। इसमें जनाब ये जुमेरात तक यानी 28 से 31 अक्टूबर तक 12 मुकदमात की समाअत करेंगे, लेकिन जुमे वाले दिन जो है 1 नवंबर को ये 10 मुकदमात जो है वो सुनेंगे। ये क्या हुआ है? अच्छा, बाकी जो केस है ना इसमें CPLA वगैरह हैं सारी ज्यादातर, यानी जो दरखास्तें आई हुई हैं हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें वगैरह, तो उसको देखना होता है कि जनाब काबिल समाअत हैं या नहीं है। अगर वो दरखास्तें काबिल समाअत नहीं हैं तो फिर वो मुस्तरद कर दी जाती है। अगर काबिल समाअत हैं तो फिर उन दरखास्तों को अपीलों में कन्वर्ट करके वो दोबारा रजिस्ट्रार ऑफिस को भेज दी जाती हैं। और फिर क्योंकि रूल्स के तहत 3 रुकनी बेंच कम अज कम जो है ना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 3 रुकनी बेंच जो है वही मेरिट पे उसका फैसला कर सकता है। तो इसलिए क्योंकि इनमें जो दरखास्तें आ रही हैं इनके पास जो है वो जो 20 वाला है जमाल खान मंदोखेल साहब वाला बेंच है उसमें CPL कम है। दूसरी ये 3 रुकनी बेंच है ना, ये तो पहले ही वो दरखास्तें सुनेगा जो पहले ही जिनके बारे में फैसला हो चुका हुआ है कि ये काबिल समाअत यानी मेरिट्स पे ये बेंच जो है ये मामलात को देखेगा। उसके बाद मोहम्मद अली मदर साहब हैं और हसन अजहर रिजवी साहब हैं और वो जो है वो भी 30 यकम को 20, और फिर आयशा मलिक साहबा और शाहदवीद साहब वाला बेंच है वो भी 30 और 20। अच्छा, माजी में जज साहबान ने रजिस्ट्रार को जो कह दिया करते थे यार मैं आज ना वीकेंड से जाना तो मैंने जरा केस कट लाना, वीकेंड से मेरे को केस ना लगन यार, मैं जल्दी चले जाना और मेरे मुंडे की सालगिरह, उन्हें कहा नहीं हूँ वही। और जो 2 ढाक जजेस हैं जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब और मदर आलम मियां खेल साहब, उनके बाद जो है 15 केस जो है वो 28 से 31 तक रोजाना जो है वो लगेंगे और जुमे वाला दिन 10 केस होंगे। इसकी तादाद क्यों कम है इस बेंच की, उसकी वजह यह है कि मुनीब अख्तर साहब और जो मंसूर अली शाह साहब है इन्होंने काजी साहब के सामने बड़ा रौला पाया सी जनाब ये तो जज ही नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने कस केस नहीं लाए जा सकते, मखसूस मुकदमा लाए जा सकते हैं, इसलिए उनके पास जो मुकदमात की तादाद है इनके फैसले के नतीजे में अगर पूरे मुकदमात ये भी सुन रहे होते तो ज्यादा तेजी के साथ जो मुकदमात हैं उनकी तादाद जो है उसमें कमी आती, लेकिन कहते नहीं जनाब ये हमने तो जनाब ये इनको नहीं काम करने देना। ये जो चीफ जस्टिस थे काजी फायज जिस्ता साहब वो बता गए हुए थे, अपनी तहरीरी तौर पर नोट दे गए हुए थे। अच्छा, एक और बात जो मैं कह रहा हूँ याया फरीदी साहब दीद लिहाज किसी का नहीं करेंगे, वहां 10 15 20 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले साफी मौजूद हैं जो ब्लॉगर बन गए हुए हैं, यूट्यूब चैनल बना लिए हुए हैं, और काजी साहब उन्हें ढोलकी कहा करते थे और काजी डॉक्टरों के लिए ये सारी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि याया फरीदी साहब को ये जो हरकतें हैं ना ये पसंद नहीं है। एक तो वो जिस दिन उनका हलफ हुआ है उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वो जो मस्जिद है वहाँ नमाज अदा कर रहे थे, तो एक ब्लॉगर साहब जो है उन्होंने अपना जनाब शुरू कर दिया तस्वीरें जो भी है, तो वहां से तो वो चुप करके आ गए, लेकिन फिर उन्होंने आके सिक्योरिटी वालों को तलब कर लिया और उन्हें पूछा कि जनाब वो आपका जो SP है वो किधर है, तो उन्होंने कहा जो किसी मीटिंग में क्या हुआ। ये वैसे कैसा SP सिक्योरिटी था कि जिसे इतना भी पता नहीं था कि जब चीफ जस्टिस या जजेस जो है जिनकी सिक्योरिटी पे वो मामूर है
वो नमाज पढ़ रहे हो मस्जिद में, तब भी उनकी सिक्योरिटी पर नजर रखनी होती है। और वहां जो है एक विलागर, ये ਜਿਹੜੇ विलागर ਸੀ ना, ਇਹ ਗਿਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ सवाल शुरू कर देंगे। किसी तकरीब काजी साहब को मिल गए, ऐसे बेहुदा अंदाज में सवाल किया करते थे। असल इनका मकसद होता था उन सवालात से उनको टीज करना, उनको तकलीफ पहुंचाना, और फिर उसकी बुनियाद पे ये विलाग करते थे। हमने ये पूछा, काजी चुप हो गया, काजी नहीं बोला। इस तरह के ये विलागर जो थे ना, मेरा ख्याल है कि ये अफरीदी साहब इन्हों का भी मक्को जलाना ये ठप्पने के मूड में मैनू नजर आ रहे हैं। उस सिक्योरिटी अफसर जिन्हें SP साहब जोड़े सी, उन्होंने जो एक काम अपनी गफलत का मुजाहरा किया तो उन्होंने कहा इनू तो बदलो ना। अब वहां फिर फौरी तौर पे नए SP सिक्योरिटी जो है, मेरे ख्याल ज्ञानी साहब तक उनका नाम है, तो वो फिर वहां तैनात हो गए। और पुराने सिक्योरिटी और दूसरा जो फैसिलिटेटर अंदर थे, तो पता ये चला अफरीदी साहब को, उन्होंने अपना कोई सिस्टम लगाया होगा ना कि जनाब कोई ये इन्हीं में से कोई साहब जो है ना, वो अमले के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट का अमला, उसके साथ जनाब फोन पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे और मैसेजिंग, ये उनका पलाओ सारे उन्होंने कहा भाई साहब आज तो बाद अगर ये काम मैं देखा जो तुम करते हुए हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ना आना, हूँ नहीं होना है काम जो माजी जिन्हें पहले ही खबरें लीक नहीं हो जाती थी, वो वाला काम भी उन्होंने बंद कर दिया है। कादी साहब तो इनको कहते कुछ नहीं थे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनका दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।